नमस्कार, मेरा नाम शिवा कुंदेर है और आज फिर से हम लाइव आ चुके हैं आर्ट ऑन क्लिक के फेसबुक पेज पर। और आज जो हमारे गेस्ट हैं ये बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो हम कुछ ही देर में ही हमसे जुड़ेंगे। इनका नाम है देवेंद्र अहिरवार। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है सभी जगह, और कलाकार घर पे रहकर किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, क्योंकि कलाकार कला की जो बात आती है, जब भी बात आती है तो ये पता चलता है कि वो कभी भी खाली नहीं बैठता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिचुएशंस क्या हैं या फिर कैसे कंडीशंस हैं, लेकिन वो निरंतरता के साथ अपना काम करता है। और इस दौरान जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें जो कलाकार हैं रोज़ हमसे जुड़ते हैं और हम रूबरू होते हैं और बताते हैं कि वो इस सेशन के दौरान कि वो इस समय क्या कर रहे हैं। तो बस कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं यहाँ पे देवेंद्र अहिरवार जी। अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो आप, मेरी आवाज़ आ रही है अगर तो आप बताइए। चाहूँगा कि कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके बाद सेशन को शुरू किया जाए। आप लोग भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे नीरज कुंदेर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आई, बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं जो शायद हम भी नहीं समझ पाए, और जो हमारे साथ जो हम लोग जुड़े, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति कभी आएगी ये हम भी नहीं जानते थे कभी कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। और अचानक ये सब बदलाव हुआ। बहुत सारे जो मज़दूर हैं वो शहरों से गांव की तरफ फिर से जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि कम से कम उस शहर ने उन्हें अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो गांव है जहां वो सुकून से रह सकते हैं। एक बड़ी विडंबना है, तकलीफ़ है लोगों को देखकर मुझे भी इस लॉकडाउन के। हम सब बहुत अच्छे से हैं अपने घर में, और मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी, जितनी भी, जिससे भी, जिन लोगों से भी मदद हो सके आप करिए। आप किसी के भरोसे मत रहिए कि अगर वो मदद करेंगे तो ही मैं करूँगा, या फिर आपको जितना लगता है, जैसे भी लगता है आप मदद करिए, लोगों को जुड़िए। क्योंकि एक बीमारी तो है ही, लेकिन साथ साथ जन सहयोग से इसे बचाया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और गैदरिंग ना करें, घर में रहें। और सबसे बड़ी बात है कि इतने समय बाद मुझे लगता है कि सभी लोग अपने घर पर हैं, जैसे मैं भी अपने घर में ही हूँ। तो यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जो दादा दादी हैं, सबसे बड़ी बात वो किस्सों का ख़जाना जिन्हें कह सकते हैं आप, कि जितने भी घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं आप उनके साथ बैठिए और आपको इतना अच्छा लगेगा। और आपको पता चलेगा कि जीवन का जो मैंने जो जिया है, जो भी हिस्सा जिया है, ये तो अभी बहुत नाम मात्र का है, अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत कुछ जानना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने घर पर बैठिए, अपने दादा दादी के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ, और उनके जीवन के किस्से जानिए कि कैसे उन्होंने या फिर वो किस गांव से थे, या फिर उन्होंने कैसे शुरुआत की अपने काम की, और कैसे उन्होंने इस मुकाम को पार किया। इस मेहनत करते हुए, मेहनत जो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम दुनिया भर में इतनी सारी मोटिवेशनल चीज़ें देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देखना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ज़रूर देखिए, ज़रूर पढ़िए,
और लोगों से जुड़े रहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है, जो आपके घर में है, जो आपके माता पिता, आपके दादी दादा हैं, ये मोटिवेशनल का एक खजाना है, मोटिवेशन का एक खजाना है, जिससे आप उनसे। हेलो देवेंद्र भैया, आप आ चुके हैं, थैंक यू सो मच। एक फरमाइश में आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। और तो मैं यही कह रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें करिए, यही सॉल्यूशन हो सकता है। और इंतज़ार करिए, और मैं ये कहूँगा रहकर उदास मत हो जाइए। प्रणाम भैया, कैसे हैं आप? शिवा, मैं सही लग रहा हूँ। हाँ भैया, आप सही लग रहे हैं, मैं स्क्रीन सही दिख रही भैया? तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो यार। आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भैया। अरे मेरे दोस्त, थैंक यू तो सो मच। कैसा बीत रहा है भैया आपका लॉकडाउन? यार मैं पिछले 2 महीने से ज्यादा हो गए, तब से मैं अपने मुंबई के फ्लैट में अकेला फंसा हुआ हूँ। सो हाँ तुमने हाईवे फिल्म देखी है? हाँ हाँ हाँ। हाईवे फिल्म की आलिया भट्ट हो गया हूँ। पहले बुरा लग रहा था, अब अच्छा लगने लगा। क्या बात है। तो इस समय स्पेशल क्या कर रहे हैं आप? जैसे लॉकडाउन हुआ, एक एक आर्टिस्ट के लिए कहते हैं कि अकेला होना बहुत जरूरी है, जिस प्रकार से। तो आपको इतना समय मिला अकेले रहकर, तो क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को, क्या नया कर रहे हैं? सबसे पहले नीरज भैया नमस्ते। और मैं बस यही कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल। मैं शुरू में मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, सीरीज देखी। फिर उसके बाद हम्म। थक गया देख देख के, तो फिर राइटिंग पे आ गया। तो अभी तो मैं हाँ कुछ एक स्क्रिप्ट मैंने कंप्लीट करी है, अब देखो क्या होता है। पर यूज हो गया अच्छा खासा। काफी टाइम लगा के उसको लिख लिया, 15-20 दिन में। तो हाँ। बस एक ड्राफ्ट हो गया, अभी उसके दूसरे ड्राफ्ट पे काम चल रहा है। हम्म। तो तो अब ये तो देखो क्या बहुत होता है। अच्छी बात है। तो बाकी कुछ कुछ कंटिन्यूअस। हाँ मतलब पोइट्री लिख देता हूँ, कभी कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसा चल रहा हाँ है अभी तो हाँ। मामला। जी जी तो जी। अभी बेसिक यही था कि स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी थी, तो स्क्रिप्ट कर रहा था, लिख रहा था। पूरी एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है, पटकथा जिसे बोलते हैं, जिसे सिनेमा हाँ में हाँ फिल्म बोलते हैं, वो लिखा। हाँ। सो अभी तो तो एक किया। जैसे कि आप सिनेमा के बारे में लिख रहे हैं, या फिर कोई कोई नाटक लिखते हैं, तो कई बार मुंबई में है तो आपको ऐसा भी लोग कहते होंगे कि मेरे हिसाब से लिखो, या फिर मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ, तो उस दौरान आप क्या करते हैं? यार इधर का बहुत मामला है, सामने वाला पैसा लगाता है और वो एक एक चीज बदलवा सकता है आपसे। हाँ। सो क्योंकि पैसा आपका नहीं लग रहा है, आपकी मेहनत लग रही है, जिसकी उतनी वैल्यू नहीं जितनी होनी चाहिए थी। जैसे जितना पैसा एक एक्टर को मिलता है उतना राइटर को नहीं मिलता, हम्म है ना, डायरेक्टर को भी नहीं मिलता उतना पैसा। तो जो ये हम्म। हायरार्की है, ये डिस्टर्बिंग है थोड़ा सा। तो बदलनी पड़ती है, बदल लेता हूँ मैं बीच बीच में। जब बोलते हाँ। हैं कि भाई ऐसा, जब तक मुझे सही नहीं लगता है तब तक नहीं बदलता। मुझे लगता है कि ये सजेशन काम कर रहा है, मेरी कहानी से हम्म कंप्रोमाइज नहीं करेगा, कर रहा है, तो हम्म। मैं उसको कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। अगर नहीं होता है तो फिर मैं ज्यादा लोगों से सलाह नहीं लेता। फिर मैं इस मूड में हूँ अभी कि कोई कोई नहीं बनाएगा, तो फिर मेरे को तो बनानी है कभी ना कभी। तो कभी ऐसा प्रोड्यूसर के साथ ऐसा हुआ है पंगा कि ये क्या लिखा है तुमने, या फिर ये बदलो, फिर आपने बोला हो कि नहीं नहीं, ये तो बदल नहीं सकता हूँ मैं? अरे यार, जैसे कई बार पॉलिटिकल समस्याएं कभी हुई हो, या फिर उन्होंने बोला हो। तो एक बार मैंने एक गाना लिखा था, मुझे एक धुन आई थी, तो मैंने उस पर गाना हम्म लिखा। तो वो गाना मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लिखा था, पार्टी सॉन्ग था। हम्म। तो जब लिख के उनको भेजा तो सब लोगों को पसंद आया। फिर उसमें एक शब्द था, बताशे। तेरी बातों के बताशे। हाँ। तेरी बातों के बताशे मीठे हैं जरा से, तेरी आंखों के तमाशे तीखे हैं जरा से। तो मैंने ऐसे ही लिखा था इसको। वो पहले उन्होंने धुन बहुत मॉडर्न थी वो, तो मैंने उसको हम्म थोड़ा थोड़ा देशी शब्द डाले थे। बदन है तेरा सोना, आकर दूं जादू टोना, इशारों के फीते से नापूं कोना कोना, आ भर लूं बाहों में आधा पौना, मिलने को तुझको मैं दुनिया से कर लूं कराटे, तेरी बातों के बताशे मीठे हैं जरा से। तो मैंने ये लिखा था। हम्म। तो वो एक आदमी अड़ गया, कह रहा है कि यार ये बताशे शब्द है ना, समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा फिर मैं नहीं लिखूंगा। तो तो उस समय मेरे हाथ में थोड़ा पैसे भी थे। उस समय मैं एकदम नया नया भी आया था दिल्ली से, तो मुझे मुंबई का मालूम नहीं था। हो सकता है शायद आज जिस कंडीशन में मैं हूं तो मैं बोलूँ कि भाई ठीक है, आप मालिक हैं, आप जो बोलेंगे हमें करना पड़ेगा। तो हो सकता है, पर हम्म। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आर्ट को कम्प्रोमाइज ना करूँ। हाँ, ये बात तो है।
जैसे अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे मेल फीमेल जो आर्टिस्ट फ्रेंड हैं, या फिर और सारे लोग हैं जो नॉर्मल लोग हैं, तो हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं लोग जो नॉर्मल जो पीपल हैं। तो यहाँ पे जो घर पे रहकर इतने समय में मेल ईगो कहाँ तक इंसान खर्च कर रहा है अपना घर पे रहकर। मेरे को इस तरह से हाँ। बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, तो जो लोग अकेले हैं तो वो तो वही कर रहे हैं, जैसे मेरे जैसा आदमी। पहले भी मैं अकेला ही रहता था, मतलब मेरा रूममेट रहता था आकाश, पर वो बहुत कम हाँ। समय के लिए आता है, वो अपने काम से बिजी रहता है। लेकिन ऐसा होता है कि अभी मेरे को सारे काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। पहले मैं बाहर खाना खाता था अधिकतर, मतलब मैं हाँ। एक आध महीने में 5 दिन मैंने घर में खाना खाया, नहीं तो बाहर ही खाना खाया। तो अभी हाँ। मैं झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, और बर्तन भी साफ करता हूँ। है ना, बर्तन साफ करने में हम्म। सबसे ज्यादा वक्त लगता है, वो टेंशन भी होती है, 2 मिनट में गंदे हो जाते हैं। हाँ। तो हाँ। इस बहाने हमें समझ में आता है कि हमारी माँ, हमारी बहनें कितना, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हाँ। वाली बात तो नहीं है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, इस तरीके से इसको लिया जाए तो बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है इस लॉकडाउन में। इंसान थोड़ा हम्म। एकांत में पहुंचा है, अपने आप को सोचने पे मजबूर हुआ है, और नई नई हाँ। चीजें एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे मेरे जैसे आदमी ने कभी खाना नहीं बनाया था, तो इसे बोला हाँ। है कि खाना बनाना भी एक आर्ट है। तो अभी मैं उसमें हाँ। एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुछ कुछ बनाता हूँ। पहले मैंने 1 महीने लगातार खिचड़ी खाई, फिर मैंने धीरे धीरे कुछ कुछ लाना शुरू किया। तो ये थोड़ा हाँ। सा मतलब मेरी ईगो हर्ट होता है, लेकिन उसको जीतना है। आर्टिस्ट अपने अंदर के जो जो पुरुष है उसको मारता है ताकि वो कलाकार कलाकार बन सके, एक जमीन पे आके बिल्कुल। खड़ा हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे अभी आप लिखते हैं, तो उस दौरान हम्म। आर्टिस्ट को ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिकल मसलों में नहीं फंसना चाहिए, या फिर उससे बच हम्म। कर रहना चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है, या फिर एज अ आर्टिस्ट होना। ऐसा कौन सा आदमी, जैसे तुम घर से निकलो, हाँ। तुम जो सामान खरीदते हो, जाते हो, तुम्हें कुछ खरीदना है हाँ। सामान, तो तुम सिलेक्ट करते हो ना किसी एक चीज को। बिल्कुल। घर से सोच के जाते हो कि ये खरीदना है, लेकिन इस दुकान से खरीदूंगा। हाँ। एक सिलेक्शन होता है ना कि भाई मुझे ये खरीदना है घर से बिल्कुल। जाके, बिल्कुल। और जहाँ बिल्कुल। हाँ। खरीदना है। हाँ। जो कलाकार बगैर पॉलिटिक्स के नहीं हो सकता है, कलाकार की अपनी पॉलिटिक्स होती है। हाँ। हर इंसान की पॉलिटिक्स है। जब आप दो दुकानों में से सिलेक्ट करके किसी एक दुकान पे चले जाते हैं, तो वहां पे ये पॉलिटिक्स आ जाती है कि भाई इसके यहाँ फायदा भी होगा, इसके यहाँ पे अच्छा सामान भी मिलेगा, ये उधारी कर लेगा, है ना, ये अपना हाँ। दोस्त है। तो ये हाँ। पॉलिटिक्स है, हाँ। ये बहुत माइन्यूट पॉलिटिक्स है। तो आर्टिस्ट इससे बच के नहीं रह सकता, और अगर जो जो इस तरह के दायरे में नहीं आता, वो मैं आर्टिस्ट नहीं मानता उसको। पॉलिटिक्स हाँ। तो रहेगी, हर चीज की पॉलिटिक्स होती है, हर कैरेक्टर की पॉलिटिक्स होती है। जब राइटिंग करते हैं अपन, हाँ। कैरेक्टर लिखते हैं, हर सीन की एक पॉलिटिक्स होती है, फिर पूरी फिल्म की, पूरे सिनेमा की एक पॉलिटिक्स होती है। तो जैसे कभी सा, सिनेमा, जी। अरे यार ये मैसेज आ रहा है मुझे व्हाट्सएप पे, मैं उनको उसका क्या कर सकता हूँ? व्हाट्सएप में तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। म्यूट नोटिफिकेशन कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं उसको। पता नहीं यार, मेरे को अभी समझ में नहीं आएगा, चलो कोशिश करता हूँ। मैंने मैसेज तो फ्लाइट मोड पे डाल रखा है ताकि कोई मुझे फोन ना कर सके। हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ये बहुत सारे मैं लोग जा रहा था कि जो, जुड़ चुके हैं, जी जी जी, काफी लोग जुड़ यहाँ पे चुके हैं, रिजवान भी जुड़ चुका है, अन्नू भी जी। जुड़ चुकी है, मेरी दोस्त अन्नू, अन्नू सोनी मेरी सीनियर भी है। हेलो अन्नू। हाँ। हाँ हाँ। तो सो पॉलिटिक्स में, पॉल जो आदमी ऐसे बोलता है ना कि तुम कलाकार हो, है ना, राजनीति राजनीति मत करो, या हाँ। तुम स्टूडेंट हो राजनीति मत करो, तो हाँ। तो फिर कॉलेज में यूनियन के चुनाव क्यों करते हो आप? बिल्कुल। कॉलेज में यूनियन के चुनाव होते हैं ना। हम्म। पॉलिटिक्स से जब जब सिलेक्शन हो सकता है, एडमिशन नहीं हो रहा है किसी का, किसी ने पॉलिटिकल पावर लगाया, उसका सिलेक्शन हो गया कॉलेज में। हम्म। हम्म। तो जब आप पॉलिटिक्स से आ सकते हो, तो कॉलेज में पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर सकते हो? इंस्टीट्यूट, हर इंस्टीट्यूट में पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और उस पर बात होनी चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब होता है बातचीत। ये जो जो अभी फैला हुआ है कचरा, वो नहीं है। हाँ। तो
मतलब एक आर्टिस्ट होने के नाते हमें खुलकर बोलना चाहिए, हर एक मुद्दे पर बात करनी चाहिए। देखो, विरोध करने का हर आदमी का अपना एक तरीका होता है शिवा। हाँ। जैसे मेरा विरोध करने का तरीका है कि मैं लिखता हूँ। हाँ। ठीक है, मैं सड़क पे जाके किसी को हम्म। गाली नहीं दे सकता, बिल्कुल। ना मैं किसी को हाथ उठा सकता हूँ। मेरा एक तरीका है, कोई जी जी। लिख के उसका विरोध करता है, हम्म। कोई उसका सिनेमा बना के विरोध करता है, कोई नाटक बना हम्म। के अपनी बात रखता है। तो विरोध करना मतलब बात रखना, अपने आप को प्रेजेंट करना कि हम्म। भाई तुम ऐसे सोचते हो, मैं ऐसे सोचता हूँ। तो इतनी बातचीत करने की सहूलियत बनी रहे, ये आर्ट में गुंजाइश है। और तुमने एक बात और नोटिस करी होगी, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम इस फील्ड से हैं। जैसे सर्कल में बैठने की जो परंपरा होती है ना, वो किसी फील्ड में नहीं है। जी 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 जी। इसमें हायरार्की नहीं होती, सब लोग सबको देखते हैं, सबको सुनते हैं और बराबर के उसमें बैठते हैं, और एक सर्कल बनता है, एक दूसरे को फेस करते हैं, है ना। हाँ 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 हाँ। तो ये आर्ट का पावर है ये, कि इस हम्म। तरह से हम बैठते हैं और सबको सुनते हैं। इतनी समानता, इतनी इक्वलिटी मतलब मुझे और फील्ड में नहीं लगती। हालांकि इस फील्ड में भी बहुत सारी इक्वलिटी आ गई है, या पहले से भी थी, हाँ लेकिन और फील्ड में हाँ। तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम्म। और यहाँ पे एक सवाल आया भैया कि भैया के ऐसी अनसुनी कहानी बताइए आप अपना और पीयूष सर का। अब यार समझ पाए अनसुनी आप? कहानी तो नहीं है। पीयूष हाँ दादा हाँ। बहुत प्यारे आदमी हैं। मैं यही कहानी क्वेश्चन था। कहानियां हैं। हम्म। आवाज आ रही है ना शिवा? हाँ आवाज आ रही है, बस थोड़ा शायद नेटवर्क इशू था तो कट रहा था। अभी सही है। अच्छा। हाँ। हम्म। सो पीयूष दादा के साथ तो यार रिश्ते बहुत अच्छे हैं। वो मतलब बहुत गाइड करते हैं। और हम्म। और जब वो काम करते हैं, जब वो नाटक बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। जैसे उनका एक नाटक था गगनदम आवाजियों में, जो उसको डिजाइन कर रहा था। तो मतलब वो ऐसे दोस्त रहते हैं, लेकिन काम करते हुए वो बहुत प्रोफेशनल रहते हैं वो, हाँ। बहुत प्रोफेशनल है वो। और कहानी तो ऐसी है यार, कहानी इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि कहानी वो रात के बाद से शुरू होती है। तो सही है। कहानी तो रहने तो दी। मतलब वो अप्रिशिएट करते हैं, जिसे बोलते हैं ना, एक कलाकार को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। अगर कोई अच्छा करता है तो, लिखता है, हाँ। गाता है, या कुछ हम्म। और करता है, पेंटिंग करता है, तो एक एक दूसरे की तारीफ करनी आनी चाहिए खुल के। और वो तारीफ पीयूष दा बहुत खुल के करते हैं, बहुत खुल के हम्म। करते हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता कि यार ये तो लड़का अभी का नया लड़का है, ये क्या करेगा। पर वो तारीफ करते हैं, खुल के तारीफ करते हैं। हाँ। तो जैसे आर्ट का समाज में कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लोगों का, एक ऐसा लोगों ने प्रपंच बनाया है जो, तो ये कहाँ तक सही है? अरे अब ये तो आर्ट से समाज का लेना नहीं देना नहीं होता। तो जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है, जो जो टोपी लगा रखी है, या तुमने जो जैकेट पहन रखी है ना, ये ये आर्ट के थ्रू हम तक पहुंचा है, भले सिनेमा के थ्रू पहुंचा हो, या एक हम्म। आर्ट के थ्रू। जब एक आदमी बनाता नहीं ना इसको, जिसको आप दर्जी बोलते हो, सिर्फ दर्जी बोल के नकार देते हो कि वो तो दर्जी है बिल्कुल। भाई। अरे भाई वो आर्टिस्ट है, वो कलाकार है। वो जो लोहार जो बनाता है, समाज को चलाने के लिए आर्टिस्ट की बहुत जरूरी। जो मटके बनाते हैं, तो वो आर्ट है। अगर वो मटके नहीं बनाएंगे तो तुम पानी नहीं पी पाओगे। लेकिन अब वो इतना हम उससे फेमिलियर हो गए कि हमने उसको आर्ट मानना बंद कर दिया। जैसे मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मुझसे हाँ। बोला कि जो जो ये लोग ये जादू करते हैं, ये टेक्निक है, टेक्निक है। हाँ। तो मैंने बोला, जैसे आप टेक्निक करते हो, टेक्निक कहते हो, जादू को टेक्निक कहते हो, तो आप उस आर्टिस्ट की के आर्ट का सम्मान नहीं करते। जी क्योंकि वो आर्ट है, वो टेक्निक। आप उसको अगर इस तरह से यूज करोगे तो फिर हर चीज टेक्निक है। फिर तो मैं फिल्म को भी टेक्निक बोलूंगा, थिएटर को भी टेक्निक बोलूंगा। फिर हम थिएटर में जी मैजिक जी। क्यों बोलते हैं? तो वो मैजिक है, वो हाँ। जादू है, तो जादू बोलेंगे। उसको टेक्निक बोलोगे तो वो खत्म, आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, आपको उससे दिक्कत है, जी। आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो समाज के हम्म। हर पहलू पे, हर हर एक जीवन के हर एक पहलू में आर्ट का योगदान है, आप उसको जाने या ना जाने। इसलिए लोग रिसर्च करने के लिए गांव में जाते हैं, समाज के लोगों से हाँ। मिलते हैं, डिक्शन पे बात करते हैं, डिक्शन कैसे बोलते हैं, वहाँ की कॉस्ट्यूम पे बात करते हैं, कैसे कॉस्ट्यूम पहनते हैं गाँव के लोग। हालांकि वो हम्म। जो आर्ट लोग पहनते हैं कपड़े गाँव के, वो खुद से डेवलप किया हुआ एक कॉस्ट्यूम होता है, लेकिन फिर भी वो हम्म। आर्ट है। इसलिए ऐसे बोलेंगे कि आपको पता होता है कि आप किन कपड़ों में अच्छे लगे होंगे। जी। जैसे गांव में ही देखो, कोई आदमी अच्छा गाता है तो आप उसको अप्रिशिएट हाँ। करते हैं ना। हाँ।
और समाज के लिए तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाए। देखो शादियां होती तो गाने होते हैं, एक रिचुअल होता है, जो रिचुअल होता है भावर से लेके जो रिचुअल होता है, हल्दी लगने का रिचुअल होता है, पान बताशे चढ़ने का जो रिचुअल होता है, सारा का सारा आर्ट है। नहीं तो उसके हम्म। वैसे अगर देखा जाए तो कोई मायने नहीं निकलेंगे। वो आर्ट है, वो ये गैदरिंग है, सब वो चीजें सबको इकट्ठा कर लेती है। जी। तो जैसे आपने गांव की बात की, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं, और आपकी जो शुरुआत हुई रंगमंच की, ये कैसे शुरू हुई? यार मैं कॉल उधर स्कूल में पढ़ता था 9th क्लास में, तो उधर वर्कशॉप लगी हुई थी। मतलब एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, उनका नाम हिमालय भैया था, वो उनका ग्रुप था। उन्होंने बोला एक वर्कशॉप हाँ। लगी है खजुराहो में, तुम चलोगे? तो मुझे वर्कशॉप हाँ। भी मालूम नहीं था। उन्होंने बोला 5 किलो आटा लेके चलना पड़ेगा, 2 किलो दाल लेके चलनी पड़ेगी, थोड़ा सा नमक लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने हाँ। घर में जाके बताया कि मुझे एक वर्कशॉप के लिए खजुराहो जाना है। खजुराहो मतलब बहुत बड़ा शहर है हमारे लिए। मैं छोटे से गाँव का हूँ, पैरा का, छतरपुर जिले में हाँ। खजुराहो भी पड़ता है, मेरा गाँव भी पड़ता है। तो हाँ। हम लोग खजुराहो पहुंचे, तो उधर हम लोगों ने एक नाटक किया था, जो जिसे डायरेक्ट किया था इश्तियाक दादा ने, इश्तियाक आरिफ खान। जी। तो वो एनएसजी से पास आउट होने के बाद नाटक डायरेक्ट करने के लिए उधर आए थे खजुराहो। तब मैंने पहली बार एनएसजी का नाम सुना था। तब मैंने पहली बार ये जाना था कि नाटक ऐसे भी हो सकते हैं। तब पहली बार मैंने सोचा था कि इतने सारे लोग इतने सब्जेक्ट को इतने प्यार से रह के, इतनी शांति से रह के, इतनी एकता से रहती, इतनी दिन रात मेहनत करके ये काम कर सकते हैं। तो ये यूनिटी मुझे बहुत पसंद आई थी। तब से मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को कुछ करना है इसी फील्ड में। फिर हम्म। कॉलेज में, फिर छतरपुर कॉलेज गया, महाराजा कॉलेज। तो उधर मैंने हाँ। जो यूथ फेस्टिवल होते हैं उन्होंने नाटक बनाना शुरू कर दिया, और ये ऐसा चला कि चलता चला गया। फिर भोपाल आ गया तो नटबुंदीले चला गया, फिर एमपी स्कूल ड्रामा चला गया। तो ये जीवन धीरे धीरे, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है शिवा, उनको हम डिनाई नहीं कर हाँ। सकते, जिन्होंने समय समय पे गाइड किया। एक आदमी अकेला, अगर तुम घर से निकलोगे और तुम मुंबई में कहीं फंसे हो, तुम किसी एक आदमी से पूछते हो कि भाई ये शिवा बिल्डिंग किधर है, या मेरी बिल्डिंग जैसे ले लो कहाँ है, तो एक आदमी जो डायरेक्शन बताता है ना इस तरफ है, तो वो हम्म। आपको, आपकी यात्रा को छोटा कर देता है। तो इसका भी योगदान है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका योगदान है, उनके नाम देना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के योगदान है। हम्म। तो जैसे कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ मैं गया भी हूँ। तो वहाँ लोक कला से आपका कभी लगाव रहा, या फिर आपने चाहा कि लोक कला शुरू के लिए क्या करें? शुरुआत तो वैसे, जैसे शुरुआत तो शिवा वैसे हुई थी। गांव में मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था, जो पुराना घर था। तो उस उधर मंडली हम्म। बैठती थी, गाने गाते थे सब हाँ। लोग मिल के रात को। तो मैं छोटा था, मेरा भाई लखन छोटा था, तो हम दोनों बैठते थे उनके साथ में, पापा भी रहते थे। तो शुरुआत हाँ। तो मंडली से हुई है, गांव की मंडली से हुई है। उसके बाद कीर्तन होने हाँ। लगी। फिर उसके बाद हम रात को हम्म। सोते थे और कहीं लंगड़िया बजती थी, ढोलक बजती थी, राई सुनते थे। तो मैं और मेरा भाई लखन हाँ। उठ के, और हम लोग रात को ही निकलते थे वहां सुनने के लिए। तो बहुत सारे लोग उसमें जी। वल्गरिटी ढूंढते थे कि एक बेड़नी नाच रही है या एक नाचने वाली नाच रही है, उसको देखते थे। मैं उसका म्यूजिक सुनता था, मैं उसका सेंस लेता था कि वाह यार क्या बात है, उसकी उठान, जो जब गम्मत ऊपर जाती है, लंगड़िया की टंकार, ढोलक की थाप। सो वो मुझे पागल करता था। मैं मतलब मैं घर पे सोया और दूर से बजती थी, वो पता चल जाता था किस तरफ बज रही है। इस तरफ हमारे गांव के पहरा के बगल में एक खुड़न गांव है, इस तरफ बदिया बदिया हाँ। गांव है। तो ये गांव है, और आगे इमिलिया गांव है। तो ये पास पास के गांव है, 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर के आसपास के गांव है। तो वो हम्म। एकदम कान में पड़ती थी, और मुझे लगता था कि जाऊं। तो फिर बीच बीच में पापा ने डांटा भी कि ये क्या है। उनको लगता था कि हम्म। गलत शौक है ये, जो नाचने वालियों के चक्कर में जाते हैं, पर मैं म्यूजिक के लिए जाता था। तो लोग जीवन का, लोक कला का मेरे ऊपर बहुत योगदान है, इसलिए मेरे काम में वो लोग आता रहता है। जब भी मेरा कोई काम देखता है, राइटिंग भी देखता है, तो उसके शब्द, या कोई नाटक देखता है तो उसकी जो पृष्ठभूमि है, या फिर म्यूजिक का तुम जी। देख लो कंपोजिशन, उसमें भी शब्द देख लो, तो वो तुम्हें उसी तरह से मिलेंगे। तो लोग तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई भी लिखने वाला इंसान किसी का खून नहीं कर सकता, हम्म। मतलब विश्व में देखा जाए तो हाँ। वो शांति प्रिय लोग होते हैं, मोहब्बत वाले लोग होते हैं। म्यूजिक समझ लो, ये एक साउंड आपको खींच लेता है। आप कितने कितने कोमल हो, कितने हल्के हो आप, बिल्कुल या सही कह रहे आर्टिस्ट हैं आप। आपको बिल्कुल ऐसे हल्का करना होता है कि अपने आप को नॉर्मल रखो यार, रिलैक्स रखो। हाँ। तो जैसे इसकी बात की आपने, तो एक, फिर नहीं होना चाहिए, या फिर जब वो काम करे उसी समय बस वो फोकस रहे,
और समाज से कोई सरोकार नहीं है, तो ये कहाँ तक सही है? अभी देखो क्या होता है कि जैसे अभी तो मैं कुछ काम कर नहीं रहा हूँ आर्ट का, लेकिन मैं संवेदनशील तो हूँगा। तो आर्टिस्ट हम टुकड़ों में संवेदनशील नहीं हो सकते, हम हमेशा संवेदनशील रहते हैं। हाँ, लेकिन हाँ। हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है कि इतने सारे हादसे हो रहे हैं, इतनी सारी जो आसपास घटनाएं घट रही हैं कि हम अपने इमोशन को कहाँ खर्च करें हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए सब कुछ नॉर्मल हुँ, होता जा रहा है। तो जो हुँ, ये हुँ, हुँ, नॉर्मल होना ना, किसी का मर जाना, किसी को मार देना, मजदूरों का मर जाना, मजदूरों का सड़कों पे होना, लोग स्टूडेंट का हड़ताल हुँ, करना, उनको पुलिस को मारना, फिर उन्हीं पे मुकदमा लगा देना, सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मर्डर हो चुके हैं। तो हमें अब खून हुँ, देख के डर नहीं लगता। तो ये एक हुँ, पूरे समाज के तौर पर और इंसान के तौर पर ये बहुत बड़ा डर है कि हमें, हमारे अंदर का जो कलाकार है कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुआ है, करप्ट हुआ है। तो करप्शन को कैसे बचाया जाए हमें। लेकिन ये भी है ना कि इतनी सारी घटनाएं एक साथ आती है, मैं कहाँ अपना इमोशन खर्च करूँ। ये दिक्कत होती है। मैं किसके लिए हुँ, लिखूं, ये इसके लिए लिखूंगा, दूसरा छूट जाएगा, तीसरा आ जाएगा, 2-2 मिनट में घटनाएं हो रही हैं। और दुनिया को हुँ, छोटा कर दिया है पूरे इंटरनेट ने। तो आप उससे वंचित नहीं रह सकते। आप हुँ, अगर संवेदनशील हैं तो संवेदनशील रहेंगे, आप अगर संवेदनशील नहीं है तो फिर आप कुछ कुछ लोगों के लिए संवेदनशील रहेंगे, अपनी माँ, अपने पिता, अपने घर वालों के लिए। मंगलेश हुँ, डबराल की एक कविता है, शायद उनका नाम मैं सही ले रहा हूँ या ये कविता किसी और की है। उन्होंने लिखा था कि मेरे लिखे में दुख है, मेरे लिखे में दुख है और सबका नहीं, जी, तो मेरे लिखे में आग लगा दो। हुँ, तो शुरू में हम अपना लिखते हैं, मेरे गांव, मेरा जीवन, है ना, मेरे माँ बाप, मेरे बचपन के दिन, मेरे बरगद का पेड़, मेरे कुएं की टाट, मेरी, है ना, कुछ मेरे हाँ, बचपन की कूदने वाली रस्सी। हम बचपन जब हम शुरू करते तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन धीरे हुँ, धीरे जब आप बिल्डअप करते हैं, लोगों को पढ़ते हैं, तो आप धीरे धीरे पूरे समाज के लिए लिखते हैं, आपका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, 160 डिग्री देखते हैं आप, है ना, तो आप ऐसे देखने लग जाते हैं। हाँ, तो वो देखने का नजरिया आया है। शुरू में मैं भी ऐसे ही करता था। हुँ। तो तो हर किसी की शुरुआत ऐसी नहीं, होती है। अभी क्या हो रहा है, कई बार मैं देखता हूँ कि जो आर्टिस्ट का किसी पॉलिटिकल, मतलब एक तरफ का रहना, ये कहाँ तक सही है कि मैं सिर्फ इसी को सपोर्ट करता हूँ, या फिर ये कहना नहीं चाहिए अभी लेकिन जहाँ मैंने मैं अभी वही देखा है ऐसे वही कह- सिचुएशंस, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये भी दिक्कत है कि जो करप्शन है जो वो सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, वो आर्टिस्ट के लाइफ में भी आ गया है किसी ना किसी तरीके से, जो बहुत डेंजर है। जब आप हुँ, कट्टर होते हो, जब आप कट्टर हो जाते हो किसी एक हुँ, विचारधारा को लेके, जब आप सिर्फ एक विचारधारा के बारे में सोचते हो, दूसरे से नफरत करते हो। जैसे मैं किसी को हुँ, एक कोई अच्छा बोलूंगा तो मतलब मैं दूसरे को बुरा बुरा कह रहा हूँ, हाँ, है ना। जी, 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 जैसे कि तो वो बहुत डेंजर है, मतलब उसको कैसे बताया जाए। अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी एक विचारधारा है, मैं उस पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन लेकिन मेरी विचारधारा के खिलाफ अगर कोई कुछ चीज ऐसी होती है जो 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 मुझे दुख देती है, तो मैं उसके साथ भी खड़ा रहूंगा। अब मजदूर में तो जो वोट करने वाले लोग हैं, जो सरकार को भी वोट करने वाले लोग हैं, अपोजिशन को भी वोट करने वाले हैं, पर मैं सिर्फ जी, मजदूर जी, देख रहा हूँ। और मैं हुँ, उनमें हिंदू मुस्लिम भी नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं उनमें मजदूर हुँ, देख रहा हूँ, मैं उसमें महिला महिला और पुरुष भी नहीं देख पा रहा हूँ। हुँ, मैं मेरे लिए ये टेंशन है कि भाई बहुत सारे लोग अभी सड़कों पे हैं, लाखों लोग। जो ये पैकेज हुँ, आप रिलीज कर रहे हो, इस पैकेज से पहले इनको घर पहुंचाओ, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो। सो मेरा क्वेश्चन ये है। और एक बात और होता है, लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हो, आप बहुत क्वेश्चन करते हो, 40 साल में क्या किया, 60 साल में क्या किया। हुँ, तो ये हुँ, जो क्वेश्चन करते हैं भाई, गवर्नमेंट से ही क्वेश्चन किया जाएगा। हमारे सामने कोई बैठा है पावर वाला आदमी, हम उसी से बात करेंगे कि सर हमने आपको सिलेक्ट किया था, आपको चुना हमने, अब ये दिक्कत हो रही, तो आप प्लीज तो कुछ करो। हुँ, आर्टिस्ट का ये जो है ना, पॉलिटिक्स की किसी एक ही विचारधारा को लेके आगे बढ़ना, इसमें हाँ, डेंजर है, क्योंकि इसमें कट्टरपंथिता आ जाती है और आप किसी एक समाज, किसी एक वर्ग से, किसी एक जाति के लोग से या किसी एक जेंडर से आप नफरत करने लग जाते हो। अभी हुँ, आर्टिस्ट में एक और प्रॉब्लम है जो मैंने देखी, नोटिस करी है, कि वो हाँ, पुरुष पुरुष के लेवल पे समानता चाहता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ। और पर जैसी महिलाएं आती हैं तो उनको वो नीचे देखने लग जाता है। हाँ, ये जो दिक्कत है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे मेरे एक अंकल हैं,
मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो पटवारी है ना, तो वो उनकी पत्नी जो हम्म। है टीचर है, तो वो ये शर्ट लेके आओ, खाना लगाओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो भी काम करती हैं, ये भी काम करते हैं, लेकिन उनको ये हम्म। काम करने पड़ते हैं। और वो समाज की में बड़े उत्थान की बातें करते हैं कि भाई हम्म। समाज में ऐसा होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, ये लोग हमसे बड़े क्यों हैं, इन्होंने सदियों से हमारे ऊपर राज किया है। मैंने कहा अंकल थोड़ा सा हाँ। गौर से सिर्फ यही इसी कमरे को देख लो आप उनके साथ हाँ। बैठना चाहते हो, आप उनके साथ उठना बैठना चाहते हो, उनकी बराबरी पे जाना चाहते हो, क्या फिर आप अपने घर के किसी एक शख्स को जो महिला है उनको अपनी बराबरी पे लाना चाहते हो? आप शर्ट खुद भी उठा के पहन सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल। ये बहुत डेंजर है, ये बहुत डेंजर है कि तो आप जो अधिकार चाहते नहीं हो, आपको बराबरी भी चाहिए लेकिन किसी को बराबरी देनी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे शुरू पहला ही सवाल ये था कि मेल ईगो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, तो ये तो सही है कि ऐसी परिस्थितियों में समझना चाहिए लोगों को, और समानता का इस फील्ड जो बात करते इस फील्ड में आके क्या बोलते हैं शिवा, इस हैं। हाँ। फील्ड में आने के बाद, आर्टिस्ट की जो फील्ड है इसमें आने के बाद ही मेरे को समझ में आया कि इस हाँ। तरह की कोई चीज होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है। हाँ। सो अभी जैसे एक फिल्म आई थी थप्पड़, वो सिर्फ हम्म। उसको देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि हम किस लेवल पे हमारे अंदर ये जो मर्दपन भरा हुआ है। कोई कितना ही बोले, हम्म। जिसने डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने, उन्होंने खुद बोला कि मैं अभी पूरी तरीके से उससे नहीं निकल पाया, मेरे अंदर आ जाता है वो। जब मेरी बहन घर आती तो मैं बोलता हूँ बहन मेरे लिए ये बना दे, तो ये बना दे हाँ। जैसे बोलते हैं ना, तो वो वही हाँ। है दूसरे रूप में, आप उसको प्रेम का रूप दे देते हो। ये वही है कि मेरा पति मुझे मारता है, तुम कौन हो तो बीच में बोलने वाले। हाँ। सही है। ये वही है। तो इस पे भी बात होनी हम्म। चाहिए, और ये बहुत अच्छा है कि हम इस तरह से इस लॉकडाउन का यूज कर रहे हैं हाँ। और इस पे तो बात कर रहे हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं। हेलो रूपाली, मुक्ति भाई, जय भारती, कुछ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, इनको मैं हाथ हिला देता हूँ। आकाश गौतम, हेलो प्रगति आकाश। सिन्हा, संदीप श्रीधर जी। नितेश गुप्ता, एकता एकता परिहार, हेलो एकता। एकता हमारी जूनियर एमपी स्कूल से। हम्म। ऋतुराज, तो थैंक यू सो मच। हम्म। अन्नू तो है, मेरा छोटा भाई धीरन भी देख रहा है, तो अच्छी बात है। हम्म। तो जैसे कि एक एक्टर को बोला जाता है या फिर आर्टिस्ट को, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि लाइफ टाइम उसको एक्टिविस्ट होना चाहिए या फिर ऐसा आंदोलन करना चाहिए, लेकिन एक एक्टर या फिर एक आर्टिस्ट का एक्टिविस्ट होना कितना जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। आप सिर्फ ये ना सोचें, आप अपने स्वार्थ के लिए, जैसे अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, उनको पद्मश्री मिल गया, हाँ। है ना, उनको पद्म भूषण बिल्कुल। मिल गया। तो हाँ। ऐसा नहीं होनी चाहिए। अभी अभी पता है, अभी तक मैं बोलता हूँ कि अक्षय कुमार को रुस्तम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था, पद्मश्री मिला था, नेशनल हाँ। अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड। और हाँ। मनोज बाजपेयी को अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ के लिए नहीं मिला था। तो ये जो है ना प्रॉब्लम, हाँ। एक्टिविस्ट नहीं होना है आपको, आपको एक्टिव रहना है कि क्या हो रहा है आसपास। हाँ। हाँ। और सबसे खराब दौर में सबसे अच्छा आर्ट होता है, सबसे अच्छा आर्ट डेवलप होता है और हम्म। दूसरों को मौका मिलता है। अगर एक क्राइसिस बढ़ता रहेगा इसी तरह से, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जो गरीब सड़कों पे है वो लोगों के घर में घुस के लूटने लग जाएंगे, क्योंकि क्राइसिस में सब समान हो जाते हैं। अभी जो भीड़ है, वो जो जो लोग हाँ। सड़कों पे है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई ये हिंदू है मुस्लिम है, वो तो ये देख रहे हैं कि भाई तुम भी भूखा मैं भी भूखा, चलो साथ में चलते हैं। हाँ। ये तो है। तो एक्टिविस्ट ना हो, ऐसे ना हो जैसे, मतलब मैं नाम भी ले देता हूँ, जैसे सुरा बात करे, ऐसे ना हो कि आप हम्म। पूरा काम छोड़ के सिर्फ यही कर रहे हो। लेकिन हाँ। आप इरफान साहब जैसे तो हो सकते हो। बिल्कुल। इरफान खान भी तो अपनी एक स्टैंड रखते थे, उनका अपना व्यू था, उन्होंने अपने अपने धर्म को भी क्रिटिसाइज किया है और कुरीतियों को भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन इक्वल रहे वो। ऐसा भी तो किया जा सकता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अ, जैसे मेच्योर ऑडियंस का भी होना बड़ा जरूरी है। मुझे ऐसा लगा मेच्योर लोगों का भी होना बहुत जरूरी है इस सब चीजों में। क्योंकि जमीन से बात करते हैं शिवा। मेच्योर ऑडियंस हाँ। तभी होगी जब एजुकेशन हमारा स्ट्रांग होगा। हम्म। बुनियादी हमारी खराब है। मेच्योर ऑडियंस, मेच्योर नागरिक,
जिम्मेदार नागरिक, हम्म। जिम्मेदार स्टूडेंट, जिम्मेदार कर्मचारी तभी होंगे जब हर हम्म। लेवल पे नीचे से बीच पे ही काम नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ दिक्कत ये है, हाँ। दिन रात जो हाँ। हिंदू मुस्लिम चल रहा है, गरीबों की कोई बात नहीं करता है, महिलाओं की कोई बात नहीं करता है, बच्चों के एजुकेशन की कोई बात नहीं कर रहा है। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। हम्म। तो जमीन से एजुकेशन अच्छी होगी तो वो ऑडियंस में अच्छी निकलेगी। इसीलिए इस तरह की कूली नंबर वन टाइप की इधर फिल्में बनती है, तोहफा हम्म। तोहफा तोहफा लाया 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 टाइप की फिल्म बनती है, या अभी जो हाँ। फिल्म आती है जुड़वा टू टाइप की फिल्म बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि लोग हाँ। वो देखते हैं, बागी फिल्म बनती है इधर इसीलिए। हम्म। पर थिएटर में ये करप्शन इतने लेवल पे नहीं गया। इस बात का मुझे बहुत शुक्र है कि जो क्लासिक लिखा गया है या बहुत कम लिखा जाता है लेकिन अच्छा लिखा जाता है। हम्म। और सिचुएशंस में कई कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस का इफेक्ट होता है कि आपके ऊपर कि मैं लिखना चाह रहा हूँ या फिर नहीं लिख पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा हावी हो रहा है वो सिचुएशन ही आपके ऊपर, इमोशंस ज्यादा हावी हो रहा है और शब्द कम आ रहे हैं। ऐसा कभी हाँ, हुआ है आपके साथ? तो जैसे मैं मेरे साथ शुरू में होता था शिवा, जैसे जब मैं लिखता था तो हाँ। मुझे लगता था कि अरे यार ये तो बहुत डेंजर हो गया। सो जैसे एक एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो काटता तो उस इंसान के शरीर को ही है ना। हाँ। तो आप भी एक आर्टिस्ट हो, आप जब लिखते हो तो आप किसी इमोशन को इकट्ठा कर रहे होते हो, उसके साथ उसको एडजस्ट कर रहे हो, तो उसको लिख रहे हो, तो उसको बांध रहे हो तो शब्दों में, ख्यालों में। हम्म। तो कई दफा दिक्कत होती है, तो इसीलिए आपको अपने अपने काम से थोड़ा सा डिटैच रहना पड़ता है कि आप हाँ। उसकी उसकी निंदा भी सुन सकें। बहुत सारे लोग आत्ममुग्ध हो जाते हैं जिन्हें अपने काम के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वो भी दिक्कत है। तो आप हम्म। जैसे उससे कटे रहोगे, आप उससे थोड़ा सो डिटैच डिटैच जिसे बोलते हैं, डिटैच रहोगे, तो आप हाँ। उसमें उसको आराम से लिख पाओगे। और आप उन चीजों हम्म। के बारे में भी सोच पाओगे जो दूसरे का पक्ष है। जैसे आप हाँ। सिनेमा लिखते हो, दो कैरेक्टर लिखते हो, तो दो कैरेक्टर एक विचारधारा की लिखोगे तो मोनोटोनस हो जाएगी कहानी। बिल्कुल। उसमें तो अलग अलग तरीके के कैरेक्टर होंगे, कोई लड़की होगी कोई लड़का होगा, अलग अलग सोच रहे होंगे, कोई पिता होगा कोई बेटी होगी, है ना, कोई हम्म। पॉलिटिशियन होगा। तो एक तरफा नहीं बनाना है हमें, इक्वलिटी पे थोड़ा चलने की कोशिश करनी है, हालांकि कोई चल नहीं पाता इक्वलिटी पे, वो चलने की कोशिश हम्म। करनी है। तो ये थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन इसको किया जा सकता है। खुद को थोड़ा सा हाँ। अपने आप के मोह से थोड़ा सा बाहर रखना है और फिर देखना है कि ऑडियंस की तरह। एक और दिक्कत जैसे होती है जैसे एक और दिक्कत हाँ। होती है हाँ। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ना, तो मेरी राइटिंग में मेरे ख्याल आते हैं, मतलब मेरे हाँ। कैरेक्टर मेरे मेरी तरह सोचेंगे जैसे मैं सोच रहा हूँ। जी। तो अभी उस पे काम चल रहा है कि जो मैं लिखता हूँ उसमें मेरे कैरेक्टर मेरी तरह ना सोचें, वो एकदम अलग ही रहे, कोई भी पढ़े तो लगे ना कि मैंने लिखा है। मेरी हाँ। पॉलिटिकल व्यू ना उसमें आए, मेरी मेरे मेरा जो जीवन था उससे बिल्कुल इन्फ्लुएंस ना हो, कोई घटना उससे मिलती जुलती ना हम्म। हो। तो अभी इस पे काम कर रहा हूँ मैं, हम्म। और कोशिश करता हूँ कि जल्दी से कुछ ना कुछ बेहतर होगा। अच्छा। तो जैसे कि यहाँ पे एक एक किताब पढ़ रहा था मैं, उसमें उदय प्रकाश जी ने लिखा था कि स्कूलों में तो नौकर बनाने की मशीन हो गई स्कूल जो है। वो- हम्म। ये किस हद तक आपका मानना है? क्योंकि आप भी एक राइटर हैं। तो देखो उदय, उनका कहने का मतलब जिस तरह से इसका प्रोवाइड जो प्राइवेटकरण किया है ना, एक हाँ। एक जो माफिया आया है, एजुकेशन हाँ। माफिया, जी। ये लोग बना रहे हैं। ये विद्वान नहीं बनाते, ये आपको जीवन जीने का तरीका नहीं बनाते सिखाते, ये आपको सिर्फ नौकरी करना सिखाते हैं। ये भी एक हम्म। बुर्जुआ मजदूर बनाते हैं। हाँ। तो उनका उनके लिखने का, जब हम लोग पढ़े तो हाँ। हमें नहीं पता था कि हमें नौकरी करनी है कि क्या करना है, हमें तो पढ़ना था, उनने बोला, पापा ने बोला था पढ़ते रहो। तो हाँ। बचपन से जब आप किसी बच्चे के दिमाग में डालते हो कि आपको ये बनना है, और फिर आप उसको हम्म। प्राइवेट स्कूल में भेजते हो क्योंकि सरकारी स्कूल का स्तर नीचे आ गया है, क्योंकि जो प्राइवेट जिनके स्कूल हैं वो पैसा देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो हम्म। उनके लिए के बच्चे और गरीब होते जा रहे हैं, अनएजुकेटेड होते जा रहे हैं, बड़ों के बच्चे और बड़े होते जा रहे हैं। ये एक अलग प्रॉब्लम चल रही है समाज में, एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हम जूझ रहे हैं। हाँ। तो जो ये प्रॉब्लम है कि एक समय आया था कि आप बीए कर लो आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर एक समय आया था बीएससी कर लो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। फिर एक समय आया था कि आप ये क्या बोलते हैं, कॉमर्स कर लो, फिर आया इंजीनियरिंग का, फिर हम्म। बिजनेस दुनिया के आ गए। तो ये जिस तरह का हम्म। एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए उन्होंने लिखा है, सटा उन्होंने लिखा होगा। उदय जी, मेरे को हम्म। भी ऐसे लगता है
कि अगर सारे प्राइवेट स्कूल बंद करके सरकारी स्कूलों पे पूरा गवर्नमेंट का फोकस हो, हर गरीब का बच्चा पढ़ पाए, हर अमीर का बच्चा गरीब के साथ रहे, तो इक्वलिटी पहले ही आ जाएगी। एक 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 हम्म। कलेक्टर का बेटा और किसान का बेटा जब दोस्त होंगे क्लास में, तो इक्वलिटी तो अपने आप आ जाएगी, बहुत हद बिल्कुल। तक आ जाएगी। वो पैसों हम्म। के लेवल पे नहीं आएगी पर थॉट के लेवल पे आ जाएगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। भाई आपके बच्चे बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, जहाँ पे एडमिशन होने से हाँ। पहले माँ बाप का टेस्ट किया जाता है कि माँ बाप भी इस लायक है कि नहीं है। तो दिक्कत ये हम्म। पूरा एजुकेशन सिस्टम करप्ट है। इसी के लिए उन्होंने लिखा हम्म। है उदय जी ने। ये तो सही है। शहरी रंगमंच, जैसे आप गांव से, आपने बताया कि एक अलग सफर था आपका गांव का, आपने कैसे शुरुआत की, फिर आप भोपाल चले गए, भोपाल से दिल्ली चले गए, दिल्ली से मुंबई। तो शहरी रंगमंच और ग्रामीण रंगमंच में एक कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर देखा जाए तो क्या क्या समस्याएं होती हैं शहर में और क्या समस्या होती है गांव में? गांव की तो अपनी एक चुनौती है। एक तो पता है गांव में लोग उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ। गांव में कलाकार की लड़ाई और दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो आपको कलाकार के रूप से ही जानते हैं। पहले बात तो वो आपकी जात के उससे जानते हैं कि भाई आप इस जाति के हो, है ना। तो हाँ। आपका दायरा वहीं सीमित हाँ। हो जाता है ना। हम्म। आप अगर आप अच्छे घर से हो, ब्राह्मण घर से हो, तो फिर आपको किसी के घर में घुसने की आजादी है। आप कहीं पे भी जाओगे तो हाँ। आप कलाकार महोदय कहलाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा कम्युनिटी का लड़का है जो बाहर निकल के काम करना चाहता है, इस तरह का काम करना चाहता है, तो उसको हम्म। उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, घुटन होती है। हाँ। हाँ। अपॉर्चुनिटी नहीं है उधर। उधर अपॉर्चुनिटी नहीं। कलाकारी और आर्टिस्ट और आर्ट और म्यूजिक और लिटरेचर और लोक कथाएं बहुत हैं उधर। लेकिन जब जब हम्म। इंसान को उधर तो उधर उधर सम्मान नहीं मिलता है, या कोई पीछे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता है, या पैसा कमाने के लिए फ्यूचर में कोई वो नहीं दिखता उसको, तो फिर वो बाहर निकलता है। हम्म। तो गांव का एक एक बहुत ज्यादा चैलेंज और भी चीजें हैं गांव को लेके। माँ बाप भी प्रेशर करते हम्म। हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। बहुत जल्दी लोग जज हम्म। करते हैं आपको, है ना। हम्म। तो जैसे हम्म। अभी आप लोग करते हो काम, नीरज भैया काम करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू में जो जो तुम्हें पता भी नहीं होगी, जो उन्होंने झेली होंगी, जो स्टेब्लिश हम्म। करने के लिए। तो सीधी में और छतरपुर में जमीन आसमान का अंतर है आर्ट के मामले में, मतलब मेरे शहर में जी। और मेरे आसपास के हाँ। शहरों में। उधर ऐसा है कि होली आई तो दिवाली पे बजा लिया, होली पे बजा लिया, और किसी का जन्मदिन हुआ हाँ। तो दादरे सोहरे बजा दी, है ना। ऐसा है, उनका हम्म। प्रोफेशन नहीं है। उनका प्रोफेशन वो है खेती करना, मजदूरी करना। वो आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनको जीवन आजीविका के लिए ये करना पड़ता है। अगर सरकार की तरफ से या फिर लोगों की तरफ से उनको हेल्प मिलती रहे ताकि वो उसी में रह के जीवन यापन कर लें, तो फिर बहुत सारी उनके लिए सहूलियत हो जाएगी। और शहरी रंगमंच में क्या है, पर वो बहुत नेचुरल है। गांव का रंगमंच बहुत नेचुरल होता है। जब भी वो नाटक करते हैं, हाँ। जैसे बाबा बनती हैं महिलाएं, ये हमारे यहाँ स्वांग होता है, तो उस वो सॉन्ग बहुत होता है। नेचुरल होता है, बहुत हाँ। बहुत स्वीट होता है। उसमें एक जीवन होता है, उसको देख के खुशी होती है, लगता है कि वाह, आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे आप बाहर निकलते हो तो थोड़ा सा आप मशीनी हो जाते हो। आप नेचुरल बनने की कोशिश करते हो, लेकिन आप नेचुरल होते नहीं हो। इस लेवल पे हाँ। होना चाहिए, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। गांव के लोग उतनी प्रैक्टिस नहीं करते। गांव के लोग मिलते हैं हम्म। और पता चला दूसरे का मजाक कर लिए, चलते नाटक में दूसरे का मजाक उड़ा दिया। जो रिश्तेदार आए थे, जीजा जी हाँ। का पैर खींच दिया, है ना, टांग खींच दी। हाँ। साली दिख गई तो उससे मजाक कर लिया। तो ये जो मामला है, तो ये है। और एक ये है कि गांव में महिलाएं नहीं जुड़ सकती, औरतें नहीं जुड़ सकती रंगमंच हाँ। से, क्योंकि बहुत बैगेज है। जब लोग नहीं जुड़ सकते तो महिलाओं की तो थोड़ा दूर की बात है। तो एक और बैगेज है। हम्म। और शहरों का रंगमंच में दिक्कत क्या होती है, जैसे दिल्ली में हो गया या कहीं हो गया, एक तो अच्छा थिएटर करने वाले लोग कम बचे हैं, बहुत कम बचे हैं। तो हम्म। आप किसी के साथ कैसे जुड़ोगे। जैसे मैं सौभाग्यशाली था कि मैंने अलकतरा के साथ नटबंदेले में काम किया, मैं पहुंच गया उधर, फिर एमपी स्कूल जी। ड्रामा मिल गया। फिर बाहर निकला तो मैं थोड़ा हाँ। थोड़ा काम जानने लग गया था, तो मुझे काम मिलता रहा। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर निकले हैं, पर उनको अच्छा लोग गाइड करने वाले नहीं मिलते। लोग पैसे लेते हैं सिखाने के, और कुछ भी नहीं सिखाते। सिखाने के नाम पे सिर्फ पागल बनाते हैं। तो हम्म। ये दिक्कतें होती हैं। और बाकी जो और बहुत बड़ी दिक्कत है, एक दिक्कत ये है कि भाई आप नाटक बनाते हो तो आपको एक रिहर्सल स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए। और वो जी। जगह है, जैसे मुंबई जैसे शहर में हम मेरे को 600 रुपये घंटा मिलती है। आप कम से कम 3 घंटे रिहर्सल करते हो। 6 दूनी 12, हम्म। 6 × 1800 रुपये तुम्हारे एक दिन का जा रहा है रिहर्सल का। अब आप कोशिश कर लो हाँ। कि 15 से, मतलब तुम कितने ही बड़े डायरेक्टर होगे, तुम्हें 20 25 दिन 30 दिन तो चाहिए नाटक बनाने के लिए। बिल्कुल। तो ये जो जो फाइनेंशियली बोझ है,
और ऊपर से आप एक्टर को पैसे भी नहीं दे पा रहे हो, ऊपर से आप एकदम नए हो तो आपका नाटक देखने उतने लोग भी नहीं आ रहे हैं, ऊपर से बड़े हम्म। बड़े फेस्टिवल में आपको बुलाया नहीं जा रहा है, ऊपर से हाँ आपका जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम है वो आपको बुक करने की हिम्मत ही नहीं है आपकी, क्योंकि बड़े बड़े लोग डेट लेके बैठे हैं पहले से ही। हाँ। तो ये बैगेज, और एक दिक्कत ये भी हो जाती है कि क्योंकि इधर हम सिर्फ आर्ट करने के लिए निकले हैं, गांव में दूसरा ऑप्शन भी होता है कि गांव में आप खेती भी करते हो, साथ साथ किसानी भी करते हम्म। हो, आपके पास खाने की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इधर आपको रूम का किराया भी देना है, इधर आपको हम्म। रिहर्सल का किराया भी देना है, आपको कॉस्ट्यूम भी खरीदनी है, आपको लाइट के पैसे भी देने हैं। तो शहरों में जो नए लोग हैं उनको थिएटर करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे मेरे को बहुत सामना करना पड़ा इस पूरे प्रोसेस में। तो आप खुदा का शुक्र है कि कुछ कुछ अच्छे लोग मिल गए जिनकी वजह से ये सब कुछ हो हम्म। पाया। अ, बहुत बहुत अच्छा लगा भैया, आपने बहुत सटीक जवाब दिया। यहाँ संजय सर भी जुड़े हुए हैं, तो संजय संजय सर संजय बोल गुरु रहे जी हैं। हाँ। सर जुड़े हुए हैं, बोले सहमत हूँ तुमसे देवेंद्र, ऐसा उन्होंने कहा है। सर, गुरु जी को प्रणाम। मैं देख नहीं पाया उनका कमेंट, नहीं तो मैं पहले ही उनको प्रणाम कर लेता। हाँ तो अच्छा, ये जैसे कि संजय सर भी हैं यहाँ पे, तो आप भी हाँ, संगीत विजय से विजय एक तो अलग। आगे ही आ गया। विजय मेरे जी। बैचमेट है एमपी स्कूल से, मैं और हम। पूनम भी जुड़ गई है, पूनम मेरी जूनियर है एनर्जी से। हेलो पूनम। हाँ हेलो विजय। तो जैसे संजय सर से के निर्देशन में आपने एक साल वहाँ पढ़ाई की ड्रामा स्कूल में, तो जैसे आप भी संगीत से हैं और संजय सर भी संगीत से हैं, तो क्या प्रभाव रहा आपका, उनके उनके संगीत का क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर? तो, अरे, मतलब जो भी है सर का ही है। मतलब प्रभाव इस तरह से बोल सकते हैं कि मैं पहले सिर्फ गाने गाता था, थोड़ा बहुत हारमोनियम बजाता बजाता था, लेकिन मैंने सर को जैसे गाने बनाते हुए देखे हैं। जैसे हम एक नाटक कर रहे थे लोअर डेप्थ, फिर प्राइम में उसको डायरेक्ट करने आई थी, तो सर ने हमारे सामने वो गाने बनाए थे। तो मतलब कुछ कुछ इम्प्रोवाइज करते थे सर और उसको बजाते थे, और फिर लगता था कि वाह, फिर हम कहते थे सर अच्छा लग रहा है ये गाते हैं, है ना। हम्म। तो बहुत सारे गाने थे उसके, दिखती है आज क्यों पंख पसारे, है ना। तो और एक और गाना था जो सर गाते हैं, बहुत प्यारा गाना है वो, जो प्रिया गाती थी। सो तो ये गाने मैं सुनता था सर से, और मैं देखता था कि सर किस तरह से इम्प्रोवाइज करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। फिर मैं भी कोशिश करता था कि भाई मैं भी ढूंढूंगा सुर और एक अपना धुन बनाऊंगा। तो ये हम्म। पूरा का पूरा इससे पहले कोई ऐसे ऐसे गाइड करने वाला मिला नहीं। तो सर ही हैं, सर से ही सीखा है, इसलिए उनका बहुत बड़ा एहसान एहसान रहेगा हमेशा। और गुरु जी हैं हमारे, मतलब मैं तो मानता हूँ, मैं 3 साल एनएसडी में पढ़ा, लेकिन मैं बावन जी को कभी गुरु नहीं मान पाया। तो मैं बावन जी बोलता हूँ, सर को सर बोलता हूँ। तो ये सर की कमाई है, सर को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम्म। तो जैसे कि आज का जो आखिरी सवाल है, और ये जो टॉपिक भी था, और कला के ऊपर तो हाँ ढेर सारी चर्चाएं हुई हमारी, और समाज की, पॉलिटिक्स की सभी बातें हुई। कला हमारे समाज के लिए किस तरीके से औषधि है, इस विषय में कितना सहमत हैं आप? यहाँ भैया नीरज भैया ने भी यही पूछा है। हाँ हाँ, नील भैया का मैंने पढ़ लिया, उन्होंने ये पूछा। तो जैसे आर्ट जो है, आप उससे कभी, जब आप पैदा होते तब से वो आपके लिए उसका एक काम करता है स्मूथ का। जब आप पैदा होते तो हम्म। आपके लिए गाने गाए जाते। हम्म। औषधि इसलिए है क्योंकि आर्ट इंसान को इंसान बनाती है, आदमी से इंसान बनाती है। हाँ। वो इंसान, औरत और जो मर्द का भेद है वो बहुत हद तक खत्म करता है आर्ट। हम्म। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छा आर्टिस्ट होता है दुनिया में, कोई भी अच्छा आर्टिस्ट होगा, जो भी ग्रेट आर्टिस्ट होगा, उसने कभी किसी का खून नहीं किया होगा, जैसे मैं बोल चुका हूँ। सो मोहब्बत जो है ना, प्यार से रहना, एक्सेप्ट करना दूसरे के धर्म को, हाँ। दूसरे की जाति को, दूसरे की पहनने ओढ़ने को, खाने पीने को एक्सेप्ट करना हमें मिलता है। जी जी। वो तो बहुत बहुत ही बड़ा मेहरबानी है कि हम इस फील्ड के लोग हैं जो हमें डिस्कस कर पा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। अगर हम इस फील्ड से जी। नहीं होते तो हम ये बात नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग इस विषय पे बात करना, बात करने का ये मुद्दा है ये भी नहीं जानते। हाँ। ये औषधि ना होती तो मेरे जैसे, मैं बहुत ही ऐसा आदमी था, मतलब मेरे अंदर ये रहता था कि अरे ये तो लड़कियां हैं यार, मैं तो छोटी हैं, मैं अपनी बहनों से पानी लेके आओ, ये करो वो करो। बचपन से मेरे दिमाग में था, मैंने देखा है पापा को, सब लोगों को देखा है, मेरे दिमाग में भी ये रहता था ऐसा, डांट देना, चिल्ला हम्म। देना, ये कर।
धीरे 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 जब मैं इससे जुड़ता गया तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो लोग कमाए मैंने, ऐसे इतने सारे लोग जो प्यारे लोग हैं जो जीवन में आए, जिनसे सीखने को मिला। जी और बाद में जिन बच्चों के साथ वर्कशॉप आप करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ भी वर्कशॉप करी है, वो बच्चे अभी देखो, वो एक छोटी सी बात आपके दिमाग में घर करती है, वो बीज है। आप नफरत का बीज डाल दोगे उस समय तो वो नफरत करने लग जाएंगे, आप उनको प्यार का बीज डाल दोगे तो आप प्यार करने लग जाएंगे। तो ये जो मामला है, बिल्कुल। ये सिर्फ आर्ट के थ्रू ही पहुंच सकता है। ये इंजेक्शन कहीं कोई जड़ी बूटी नहीं है। आप गाना सुनते हो, आपको हम्म। रोना क्यों आ जाता है? आप बिल्कुल। नाटक देखते हो, आपको छूता क्यों है? आपको लगता है ना, गलत को हाँ। गलत कहने की हिम्मत आर्ट में होती है। और आर्ट ऐसे दिखाता है कि भाई ये मैंने नहीं किया है, ये आप लोग हो, आप देख लो। आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर देख लो। आपको ही करना है, हम कोई जज नहीं है। हम कोई हम्म। जज नहीं है, हम ये नहीं करना चाहते कि भाई आपको ऑर्डर दे दें। हम हम मोहब्बत परस्त परस्त लोग हैं। हम जाके अपना कला करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप अप्रिशिएट करते हो, हमें कुछ मिलता है, जी। आप अपने साथ बहुत कुछ ले जाते हो। तो जो हम्म। एक ऑडिटोरियम से लौट अच्छा नाटक देखने के बाद ऑडिटोरियम से लौटा हुआ नाटक दर्शक जब लौटता है घर को, तो वो जो जो साथ ले जाता है ना, उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। बस उस ऑडियंस को रियलाइज होना चाहिए कि उसने क्या देखा है। हम्म। वो कोई बैगेज लेके ना आया हो, वो कोई थॉट लेके ना आया हो, वो कोई एक विचारधारा को का बोझ लेके ना आया हो। बहुत सारे लोग अभी जी। देख, लेकिन दिक्कत क्या है? करप्शन जो है, करप्ट करप्ट लोग हैं जो अभी जी हुजूरी करके अवार्ड लेने के लिए, बड़ी बड़ी संस्थाओं में बैठने के लिए, पद पे बैठने के लिए, ये जो आर्टिस्ट लोग हम्म। हैं जो जो ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये भी दिक्कत है। मान लो तुम्हें बुखार है और मैं तुम्हें हाँ। निमोनिया का इंजेक्शन लगा दूं, हाँ। तो ये जहर बन जाएगा ना। तो जो आर्ट आर्ट बिल्कुल। जो जो मेडिसिन का काम करती है, लेकिन वो जहर भी बन जाएगी आपके लिए अगर आप उसका सेटिंग से यूज नहीं करोगे, उपयोग नहीं करोगे। आप पूरे समाज को करप्ट कर सकते हो। जो जो ऐसा होता है कि आप जब एजेंडा प्ले करते हो, जब एजेंडा परफॉर्म करते हो, लोगों को वही दिखाते हो जो लोग देखना चाहते हैं, तो वो आर्ट नहीं रहता। जी। जैसे आजकल के पत्रकार को पत्रकार नहीं मानता मैं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उनको हम्म। मुद्दों से लेना देना नहीं है। बिल्कुल। उनको एजेंडे से मतलब है वो, और ऑडियंस को वही देखना है, ड्रामा। एक आदमी, न्यूज का मतलब है सूचना देना, सूचना दे दिया, ये अभी जजमेंट सुनाने लग गया है। तो ये आर्ट में भी आ गया है। जो इस तरह की हम्म। बीमारियों को, इस तरह के विचारधारा, इतने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, शिवा, इतने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, रोज मैसेज आते हैं, पता चल जाता है ना आदमी कौन किस तरह से सोचता है। बिल्कुल। हाँ। ये तो है। अच्छा, नहीं, अरे नहीं, ठीक है। ये कह रही है कि नहीं मानूंगी, बुखार है, वरना कोरोना समझकर अस्पताल छोड़ दिया जाएगा। ऋचा। तो शिवा, मैं बस अभी बस एक कविता पढ़ देता हूँ, छोटी सी कविता है, मैं चाहता हूँ कि उसको पढूं ताकि लोगों को पहुंचे वो वाली बात। मैं मजदूरों के लिए एक कविता लिखी थी, वो जी। चल रहे हैं, ये कविता है मेरी। तो मैं इसको लैपटॉप में ढूंढ लेता हूँ। जी। हाँ, ये कविता है, मैं पढ़ देता हूँ ताकि सारे लोगों को, जितने सारे लोग सड़कों पे हैं, उनको कुछ राहत मिले। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमारे आपके घर के लोग हैं, हमारे गांव के बहुत सारे लोग सड़कों पे हैं, मेरे जिले के बहुत सारे लोग सड़कों पे हैं। तो हम इंतजार करते हैं, जब तक हमारे साथ ये नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो मार्टिन निमोलार की वो कविता है ना, वो मेरे लिए आए। हाँ। हाँ, वो पहले कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो यहूदियों के हाँ। लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए, हाँ। तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलने के लिए। तो वैसे ही हाल है, तो हमें बोलते रहना पड़ेगा समय समय पे। तो कविता का जी। शीर्षक है, वो चल रहे हैं। हम्म। वो चल रहे हैं, अपने पेट में पुश्तैनी भूख लाद कर वो चल रहे हैं। वो अपनी आंखों में मीलों की प्यास लाद कर चल रहे हैं। वो अपने सीने में अथाह धीरज लाद कर चल रहे हैं। उनके पैरों में नहीं लगे हैं पहिए, फिर भी अपने तलुओं में अनंत थकान लाद कर चल रहे हैं। वो अपनी पीठ पर प्राचीनतम दुख लाद कर चल रहे हैं, जबकि रुक गई है अपनी अपनी चार दीवारी में सारी की सारी आधुनिक दुनिया। वो अपने कंधे पर समूची धरती लाद कर चल रहे हैं। वो चल रहे हैं जैसे वीर चलते हैं युद्ध की तरफ। क्या बात है। तो बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। और
मतलब थैंक मैं यू तो, शिवा। मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें, सिचुएशंस आ रही थी जो सच में मैं रोज़ न्यूज़ में देखता हूँ। अब तो देखना भी बंद कर दिया मैंने, कि ऐसा लगता है हाँ, घबराहट होने लगी है सच में, दिन भर देख-देख नहीं कर। बिल्कुल मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अ, जैसे मैं मोहब्बत परस्त लोगों के लिए मैंने कुछ दो तीन शेर लिखे थे जो बहुत ही पसंद किए गए थे। तो वो यही है कि हम ऐसी विचारधारा के लोग हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं जय श्री राम को मानने वाले लोग हैं, हम राम राम को मानने वाले लोग हैं। हैं कि हमारे दादा हमसे राम राम बोलते थे, सुबह उठ के हम दादा को राम राम करते थे, तो उस परंपरा के लोग हैं। तो वो दो दो तीन लाइनें मैं बोल देता हूँ ताकि लोगों को लगे। अद्भुत कविता भैया, थैंक यू। जब भी बूंदा बांदी रखना, आप सभी दर्शकों के लिए, प्यारे दर्शकों के लिए, जब भी बूंदा बांदी रखना, थोड़ी थोड़ी आंधी रखना। जब भी बूंदा बांदी रखना, थोड़ी थोड़ी आंधी रखना। सारा सोना दुनिया का है, तुम बालों में चांदी रखना। सारा सोना दुनिया का है, तुम बालों में चांदी रखना। और जब भी हो हिंसा की होली, पिचकारी में गांधी रखना। जब भी हो हिंसा की होली, पिचकारी में गांधी रखना, थोड़ी थोड़ी आंधी रखना। बहुत एक ज़बरदस्त संदेश है ये सभी के लिए, और आज की परिस्थिति में तो बिल्कुल मुझे लगता है कि सभी को ये फॉलो करना चाहिए, और जहाँ भी लोग दिखें आप मदद करते चलिए, और उनसे, उनके साथ जुड़े रहिए। मुझे और लगता आप है। सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि एक हमारा गाना आया है जो बहुत जरूरी गाना है, मारे जाएंगे। तो हेलो। उदय प्रकाश जी की कविता है, आदमी मरने के बाद। उदय जी की कविता है ये। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने कुछ नहीं बोलने पे आदमी मर जाता है। उदय प्रकाश जी की कविता है ये। तो भैया, हाँ, मैं वही कह रहा था कि ये गाना है मारे जाएंगे जो आया हुआ है, प्लीज उसे सुनिए, आप लोग शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट गाना है। और राजेश जोशी जी की कविता पे उसको बनाया हुआ है हमारे बैंड, हम सब लोगों ने मिलके बनाया हुआ है वो गाने को। तो काफी हाँ। उसमें मेहनत करी है, हमें बहुत उम्मीद है कि लोगों को पसंद आ रहा है। तो आप लोग प्लीज सुने। और बहुत अच्छा लगा शिवा। बहुत अच्छा लगा भैया कि आप आए, और इतनी चर्चा हो पाई, बात हो पाई आज के सिचुएशंस में, और क्या थॉट है कला को लेकर। ये सच में एक औषधि है, आपसे बात करके लगा कि कला एक औषधि है, अमृत की तरह है, एक जो घोल हमने एक पल, हर एक दिन धीरे धीरे करके एक इस कला ने हमें पिलाया है, जो हम इस परिस्थितियों में भी ऐसी बात कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा बहुत लगा ही भैया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातचीत रही है। मुझे पता नहीं मैंने कितनी ज्ञानवर्धक बातें करी हैं। इसी से ही मतलब मैं और पढ़ूंगा ताकि मैं और अच्छी बातें कर पाऊँ, और अगली बार मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आऊंगा तैयारी के साथ में। मुझे मालूम नहीं था, कल ही पता चला, नीरज भैया ने मुझे बोला। संजय सर को प्रणाम पहुंचे, और बाकी सब दोस्तों को बहुत सारा नमस्ते। थैंक यू सो मच दोस्तों। और गाना सुनिए प्लीज। और शिवा बहुत प्यारा लड़का है। थैंक यू शिवा। थैंक यू नीरज थैंक भैया। यू। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। थैंक यू भैया। जी जी, प्रणाम भैया, बाय बाय। हाँ। तो एक अच्छा, मुझे लगता है कि एक कविता की तरह ये सेशन रहा, जिसमें हमने बहुत सारी बातें की, अलग अलग विधा के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, और आम जो जीवन हमारे, जो हम जी रहे हैं जिस तरीके से, उन सभी चीज़ों में बात हुई। और आप लोग, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और जो लगातार जुड़े हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, और आप इसी तरह जुड़े रहिए, जिससे हमारा ऐसे कह सकते हैं कि एक सपोर्ट रहे, जिससे हम आगे बढ़ सके, और निरंतरता के साथ ये काम कर सके। और ऐसे ही हर रोज़ एक नए गेस्ट आएंगे आपके साथ, और आपसे बातें करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और ये बताएंगे कि कला उनके समाज और उनके ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ा कला का, कि वो उनके अंदर एक बदलाव हुआ है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप लोग। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे, फिर से हमारा एक सेशन है, जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, जो अभिषेक पंडित जी, जो अकेले अपने दम पर कई बार तो
पॉलिटिकल प्रेशर होता है और बहुत सारी समस्याएं होती है, उसके बाद भी लड़ झगड़ के वो बोलते हैं कि मुझे नाटक करना है और मैं करता रहूंगा, जिंदगी भर यही करूंगा। तो किस तरीके से एक एक आर्ट का जो विचार है और उसको जो ढोना तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक एक साथ में लेकर चलना कि मुझे आगे बढ़ते रहना है इसी कला को लेकर, ये बहुत ही एक कमाल की बात है। तो शाम को 6 बजे इसी फेसबुक पेज पर लाइव आएंगे, आप जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। प्रणाम सभी को, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, गुरुजन, सभी को प्रणाम मेरा।